हमेशा से एक जुझारू विधायक के रूप में जाने जाते रहे हैं। अब चूंकि आप खुद विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ नया हो? सबको अवसर मिले अपनी बात कहने का, इसीलिए 2-3 नवाचार हमने करने का प्रयास किया। वो सीधे पॉइंटेडली क्वेश्चन पूछे जिससे हम मंत्री को या सरकार को जवाब देने में सुविधा हो। तो 16 और 17 तक प्रश्नकाल में हम चले गए। मेरा प्रयास है कि उसको 25 को 25 पूरा करें। विपक्ष के जो विधायक हैं वो उनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं देती है। विधानसभा का जो माननीय सदस्य है उसके लिए ही प्रोटोकॉल होगा, तो वो चाहे जिस दल का हो, यदि उसकी शिकायतें आती है अपन परीक्षण के लिए भेजते हैं और स्वाभाविक तौर पर उसमें कई कार्रवाइयाँ होती हैं। बार बार ये मांग उठती है कि नया मतलब अलग बिंद प्रदेश फिर से बनाया जाए, तो इसके पीछे क्या कारण है? बिंद प्रदेश का मैं विरोधी नहीं हूँ, पर आंदोलन के जो तरीके शायद वो ठीक नहीं है। आज ईएमएस टीवी में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम जी हमारे बीच में हैं। आप बिंद क्षेत्र के लोकप्रिय राजनेता हैं। आपने पहली बार विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी जी को मनगवा विधानसभा क्षेत्र से पराजित कर आप एकाएक चर्चाओं में आए थे। आप 4 बार के विधायक हैं। ईएमएस टीवी में हम आपका स्वागत करते हैं और आपसे विधानसभा के कार्यों को लेकर कुछ चर्चा हम आपसे करेंगे, जो हमारे दर्शकों के लिए एक नई स्थिति होगी जानने के लिए। ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आप विधानसभा में आए, आप 4 बार के विधायक हैं और आप हमेशा से एक जुझारू विधायक के रूप में जाने जाते रहे हैं। अब चूंकि आप खुद विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ नया हो जो एक विधायकों के संरक्षण, जनता की इसमें बेहतरी हो और शासन और विधानसभा के बीच में एक समन्वय स्थापित हो? इस दिशा में आप कौन से नवाचार कर रहे हैं? एक तो जैसे ही मुझे विधानसभा अध्यक्ष के पद पर शब्द के लिए बैठाया गया, तो मैंने पहले ही अपने जो हमारे एक कह सकते कि करने की जो कार्य करने की जो योजना थी, मैंने उसको वहीं पर कहा था। स्वाभाविक तौर पर विधानसभा अध्यक्ष सत्ता दल के द्वारा हम निर्वाचित होकर के बैठाए जाते हैं, पर वहाँ बैठने के बाद ऐसा लगता है कि जितने भी विधायक हैं वो हमारे माननीय सदस्य उसके सदस्य होते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके अधिकारों का संरक्षण हो सके, उनके सम्मान की रक्षा हो सके, उनके प्रतिष्ठा को हम किसी तरह से आघात नहीं लगने दें, इस तरह के एक विचार लेकर के मैंने काम करने को शुरू किया। सबको अवसर मिले अपनी बात कहने का, इसीलिए 2-3 नवाचार हमने करने का प्रयास किया। एक बार जैसे मैंने पिछले विधानसभा में ऐसा कर दिया कि जो प्रथम बार के विधायक हैं उस दिन केवल उन्हीं का प्रश्न लिया जाएगा, महिलाओं का और प्रथम बार के विधायकों का। एक तो मैंने ये शुरू कर दिया। नई कमेटियां, जो समितियां होती है विधानसभा की समितियां, उनका निर्माण किया। अभी तक समितियां संयुक्त समिति रहती थी 2 तरह की। एक तो रहती थी पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति और अनुसूचित जाति जनजाति समिति। दोनों का स्वरूप, दोनों की वित्तीय जो व्यवस्था है वो अलग अलग होती है, और समिति केवल एक है। इसलिए मैंने विचार करके दोनों को अलग कर दिया। पिछड़ा वर्ग कल्याण की समिति अलग है और अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण संबंधी समिति अलग है। इसी तरह से विधायकों के लिए उनका कई बार आप देखते हैं कि उनके जो प्रोटोकॉल वर्णित है, उन प्रोटोकॉल के उल्लंघन की लगातार शिकायतें आती है और विधायक उसमें बार बार विशेषाधिकार हनन के लिए जाता है, उसमें प्रस्ताव लाता है। मैंने जब उसका अध्ययन किया तो ऐसा पाया गया कि प्रोटोकॉल और विशेषाधिकार में थोड़ा सा अंतर है, इसलिए प्रोटोकॉल के लिए कोई दूसरी समिति होनी चाहिए, इसीलिए उसकी नई समिति बन गई है। विशेषाधिकार से इतर हट करके उस समिति का निर्माण किया गया। इस तरह से इन नवाचारों को करने का प्रयास कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी ये इस तरह के काम हो जाएंगे तो विधायक को अपनी बात मजबूती के साथ विधानसभा में रखने का और स्वाभाविक तौर पर सरकार को भी उसको दिशा में बढ़ने का एक अवसर मिलेगा। अभी पिछले सत्र में जो ये प्रश्नकाल होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी विधानसभा के लिए प्रश्नकाल अति आवश्यक काल होता है 1 घंटे का। अब इसमें होता है कि 25 अपन तारांकित प्रश्न के रूप में लॉटरी से निकाल करके लेते हैं। अब उसमें किताब प्रिंट करके आती है, उसमें प्रश्न छपा रहता है, उत्तर छपा रहता है। तो हम अक्सर देखते थे कि जब मैं विधायक था तब भी देखता था और शायद मैं भी उसी तरह का था, तो ऐसा लगा कि इसमें समय ज़्यादा अनावश्यक तौर पर जाया होता है, दूसरे को अवसर नहीं मिलता।
पहले वो विधायक पूरे प्रश्न को पढ़ेगा जो छपा है, फिर उसे उत्तर को पढ़ेगा, फिर ये कहेगा कि इस उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूं, तब अपना पूरक प्रश्न पूछेगा। तो हमने उसमें व्यवस्था कर दी कि अब विधायक को प्रश्न पढ़ने की अनुमति नहीं होगी, उत्तर पढ़ने की अनुमति नहीं होगी, केवल वो पहले से अध्ययन करके जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बनता हो वो सीधे पॉइंटेडली क्वेश्चन पूछे, जिससे मंत्री को या सरकार को जवाब देने में सुविधा हो। और इसका परिणाम ये निकला कि हम प्रश्नकाल में जब 2-3 दिन के लिए शुरू किया तो 16 और 17 तक प्रश्नकाल में हम चले गए। मेरा प्रयास है कि उसको 25 को 25 पूरा करें। ये माना जा रहा है कि सत्ता पक्ष के विधायक, ये कहा जाता है कि उनको सरकार उनकी मांगों को मान लेती है और विपक्ष के जो विधायक हैं वो उनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं देती है। और इस तरीके से कई बार आपके पास ये विपक्ष के विधायक भी शिकायत करते होंगे कि हमारी बात सरकार नहीं सुन रही है, हमारे क्षेत्रों में काम नहीं हो रहा है। और जैसे प्रोटोकॉल का प्रश्न था कि प्रोटोकॉल के रूप में जो अधिकारी और जो वहाँ के लोकल स्थानीय अधिकारी रहते हैं उनकी बात नहीं मानते हैं, आपने उसके लिए एक समिति बनाई, तो उस समिति की क्या कोई रिपोर्ट आई या उसमें कुछ सुधार हुआ? नहीं, सुधार तो तत्काल ही शुरू हो गए। और प्रोटोकॉल की जो समिति बनी या जो विधायकों का प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के भीतर किसी दल का वर्णन नहीं, किस दल के विधायक के लिए प्रोटोकॉल होगा नहीं होगा। विधानसभा का जो माननीय सदस्य है उसके लिए ही प्रोटोकॉल होगा। तो वो चाहे जिस दल का हो, यदि उसकी शिकायतें आती है अपन परीक्षण के लिए भेजते हैं और स्वाभाविक तौर पर उसमें कई कार्रवाइयाँ होती है। और जिसके कारण सामान्य प्रशासन विभाग हमेशा इस तरह के प्रोटोकॉल के संबंध में परिपत्र जारी करता है जी। अभी मैंने बैठक बुलाई थी कि वो जो सामान्य प्रशासन के विधायकों के प्रोटोकॉल के संबंध में जो प्रोविजंस है उसको केवल वो कलेक्टर तक भेजते हैं। तो मैंने यहाँ पर वो एक निर्देश जारी किया कि कलेक्टर तक में जाकर के जो संबंधित अधिकारी हो सकता हो, यहाँ तक कि तहसीलदार होता हो, उसको भी वो उसकी कॉपी जाना चाहिए और उसको एहतियात बरतना चाहिए कि यदि इसमें प्रोविजंस में है तो उस तरह का पालन हो जिससे हमारे किसी माननीय सदस्य के जो प्रोटोकॉल से उसका उल्लंघन नहीं हो। बहुत अच्छा, पहली बार आपने तहसीलदार स्तर तक के, क्योंकि निचले स्तर में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी होती थी और आपने उसको निकालने का प्रयास किया। मध्य प्रदेश बाद में बना, विंध्य प्रदेश पहले था, और जब नया मध्य प्रदेश बना तो इसमें विंध्य प्रदेश का विलय हुआ। लेकिन पिछले कुछ समय से जहाँ तहाँ बार बार ये मांग उठती है कि नया मतलब अलग विंध्य प्रदेश फिर से बनाया जाए, तो इसके पीछे क्या कारण है कि ये मांग बार बार आ रही है? उसको विंध्य प्रदेश बनाने की मांग को दो कारणों से जोड़ करके देखा जाना चाहिए। एक बार तो जब विंध्य प्रदेश बनाने की मांग उठी, ये 2003 के पहले से शुरू हुआ और स्वाभाविक तौर पर उस समय न केवल विंध्य प्रदेश का, हर जगह के विकास का काम पूरी तरह से पिछड़ गया था। सड़कें कहीं रता पता नहीं थी, बिजली 4 घंटे 5 घंटे से ज़्यादा नहीं थी। तो ऐसा लोगों को लगता था कि हमारा कोई प्रदेश अलग बनेगा तो हमको ज़्यादा सुविधाएं मिल सकेंगी। तो वो आंदोलन की शुरुआत हुई, विंध्य संग्राम परिषद बना या विंध्य समिति बनी, ऐसा करके बनी। अब एक वर्तमान में अलग से आंदोलन खड़ा हुआ है और उस आंदोलन की लगातार बैठकें हो रही हैं, ये कर रहे हैं। उनका भी कहना है कि हमें हमारा विंध्य प्रदेश वापस कर दो। इसलिए मैं कई बार कई मंचों से, कई जगह जहां मुझे अवसर मिला, मैंने बार बार यही कहा, जब लोग पूछते हैं कि आप विंध्य प्रदेश के पक्ष में हैं कि नहीं हैं, तो मेरा सीधा जवाब रहा था कि विंध्य प्रदेश का मैं विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि अटल जी की मान्यता थी कि छोटे प्रदेशों के बनने से उस क्षेत्र के विकास को ज़्यादा सुविधा होती है या उसको करने में ज़्यादा सहूलियत होती है। तो मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, पर आंदोलन के जो तरीके शायद वो ठीक नहीं है। जैसे एक बार इस तरह का आया, समाचारों में आया या मीडिया में आया कि ऐसा लगा कि हम ही विंध्य प्रदेश की शुरुआत कर रहे हैं। और यहाँ तक कहा गया कि नहीं, जैसे किसी ने पत्रकार ने पूछ लिया कि साहब इसके पहले भी विधानसभा में कोई संकल्प पारित हुआ गया, उस संकल्प को ही झुठलाने का प्रयास किया गया। जब मुझसे पूछा पत्रकारों ने तो मैंने कहा नहीं, ये जो इस तरह की बात कर रहे हैं एकदम असत्य कथन कर रहे हैं। इसी मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो हमारे सम्मानीय श्रीनिवास तिवारी जी स्पीकर थे, उस समय एक संकल्प आया था विंध्य प्रदेश को बनाने को, सर्वसम्मत से वो संकल्प पारित हुआ था और केंद्र सरकार को भेजा गया था। तो ये कहना गलत होगा कि केवल यहीं से शुरुआत हुई है, पहले कुछ नहीं हुआ है, उसके पहले भी आंदोलन हो रहा था। मेरा कहना सिर्फ ये है कि हमें हमारा विंध्य वापस हो या विंध्य प्रदेश बने। तो विंध्य प्रदेश कौन सा? पहले का यदि पूर्व का विंध्य प्रदेश हमारा था तो दतिया तक था,
टीकमगढ़ था, छतरपुर था, माने जो अब आजकल पृथक बुंदेलखंड की मांग में भी कहीं ना कहीं उन्हीं जिलों के नाम आते हैं जो पहले वो थे वहाँ। तो पृथक बुंदेलखंड की अलग मांग है, या पहले विंध्य प्रदेश साहब के यहाँ तक मंडला तक या अनूपपुर तक यहाँ अमरकंटक था, उनका महाकौशल की अलग मांग आती है। तो ये सब मांगे अलग अलग हो रही, तो कम से कम यदि विंध्य प्रदेश की कोई मांग हो रही तो एक बार नक्शा तो तय हो कि कहाँ कहाँ हम शामिल कर सकते हैं। तो हम वो पुराना नक्शा उठा करके, तो यदि उस जिले हैं तो उनसे जिलों से हमने बात की क्या, और बिना उनको बात किए, बिना जनता को साथ के लिए कोई भी आंदोलन सफलता की तरफ नहीं जा सकता, मैं ऐसा मानता हूँ। इसलिए मैंने कई बार उदाहरण दिया, तेलंगाना इसलिए बना कि जब वो टीआरएस की स्थापना हुई, उनने आंदोलन शुरू किया, तो जितनी बार वो जीत करके आते थे उतनी बार इस्तीफा देके बाहर जाते थे। हमारे यहाँ वार्ड मेंबर तक इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, दूसरे पदों की हम क्या बात करें। तो कुछ तो त्याग करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इतिहास को झुठलाकर या उसको भूल करके हम वर्तमान को ठीक ठाक से नहीं खड़ा कर सकते हैं। इस विंध्य प्रदेश के विलय के खिलाफ विंध्य प्रदेश रीवा में सबसे जबरदस्त आंदोलन खड़ा हुआ था, और जिसमें गंगा चैताली कई लोग शहीद हो गए थे। हम उनको भूल गए। अब जो आंदोलन करने वाले उनकी फोटो नहीं लगाते, अब नहीं लगाते हैं जी, और ऐसा लगता है कि नहीं, गंगा चैताली का कोई योगदान नहीं था, केवल हमारे योगदान से जब कभी बनेगा तो हमारे कारण बनेगा। मैं ये कहता हूं कि इतिहास को भूलो मत। विंध्य प्रदेश का विलय न हो, आंदोलन वहां था। अब विंध्य प्रदेश विलय हो गया तो उसको फिर से मिले, ये आंदोलन है। तो आंदोलन बीच में ब्रेक था, आंदोलन वही है जो पहले था 1956 में। उसी आंदोलन को आगे करके यदि हम देखेंगे तब ऐसा लगेगा कि हम समग्र रूप से सबको शामिल करने का प्रयास करेंगे। कि 2003 तक जो विकास की हालत खराब थी, बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, उस समय एक बार विंध्य प्रदेश की मांग उठी। दूसरी बार अभी 17 साल 18 साल से भाजपा का शासन है, तो क्या वही स्थितियां फिर कोई बन रही हैं जिसके कारण लोग विंध्य प्रदेश की मांग कर रहे हैं? या तीसरा, जो हमारा विंध्य प्रदेश का आंदोलन 1956 के पहले चला था मध्य प्रदेश में नहीं मिलने का, तो इस विंध्य प्रदेश को, नए विंध्य प्रदेश को बनाने की आप बुंदेलखंड वाले भी उसी क्षेत्रों को लेके और अपने बुंदेलखंड क्षेत्र की मांग कर रहे हैं। और आपने कहा अटल जी ने छोटे राज्य बनाने की और उनके विकास तेजी से होते इस अवधारणा से, तो आपका हम ये क्या माने कि अब जो विंध्य प्रदेश की मांग उठ रही है, आप भी कहीं ना कहीं सहमति असहमति दोनों दर्शाते हैं, तो यदि ऐसा कुछ है तो आपकी दृष्टि से क्या होना चाहिए आगे? जो नहीं, छोटे प्रदेश की परिकल्पना इसलिए है कि उनका विकास तेजी से हो। 2003 के बाद विंध्य क्षेत्र का या बुंदेलखंड क्षेत्र का या महाकौशल क्षेत्र का बहुत तेजी से विकास इस सरकार ने किया है। कभी कोई कल्पना कर सकता था कि बाणसागर, मैं अपनी बात करता हूं, मैं जब 2003 के पहले जब भाषण करता था तो मैं ऐसा कहता था कि ये अधूरे बाणसागर के पानी को देखने के लिए शायद मैं तो नहीं देख पाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आने वाली पीढ़ी भी बाणसागर के सोन नदी के पानी को हम नहीं देख सकेंगे। ये सरकार ने, हमने उसको पूरा किया। आज हम 1.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खेतों में पानी दे रहे हैं, 1.5 लाख में और पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। रीवा जिले की बात करता हूँ। इसी तरह से आपका सीधी जा रहा है, शहडोल के क्षेत्र में जा रहा, सतना के क्षेत्र में जा रहा। सड़कों का जाल ये है कि पहले रीवा से इलाहाबाद पहुंचने में 7 घंटे और 8 घंटे लगता था, मिर्जापुर पहुंचने में 8 घंटे लगता था। अब रीवा में आप गाड़ी स्टार्ट करो और 1 घंटे 57 मिनट में हम इलाहाबाद में खड़े हो जाते हैं, 2.5 घंटे में मिर्जापुर खड़े हो जाते हैं। बिजली की 24 घंटे बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। सिंचाई के लिए किसानों को 10 घंटे की सुनिश्चितता है। सड़कों का जाल बिछने का प्रयास किया जा रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में ज्यादा हुआ है। हमारे मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हुई है, डॉक्टरों की पीजी की सीटें बढ़ी हैं, हमारी एमबीबीएस की सीटें बढ़ी हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में काम हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है। तो काम का जहां तक विकास का सवाल है, ऐसा नहीं लगता कि विकास में कोई पिछड़ापन है और विकास के कारण कोई विंध्य प्रदेश की मांग हो रही हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि विंध्य प्रदेश की शायद इसलिए भी मांग हो रही है कि इससे एक आंदोलन करने का हमको अवसर मिलता है, और इसीलिए मैं अभी उस आंदोलन में जनता की भागीदारी नहीं देख रहा हूँ। अभी नेताओं के, कुछ लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है, वो टीआरपी के लिए हो सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, परंतु जनता सीधे शामिल हो जाए। और जनता का पार्टिसिपेशन कैसे होगा? तेलंगाना को यदि याद हो आपको, वहां पर इसी सवाल को लेकर के चुनाव लड़ते थे कि हमें अलग तेलंगाना चाहिए, इसमें जरा वोट हमको करो, और हालात ऐसी को लोग जिता देते थे और फिर उसके बाद वो इस्तीफा दे देते थे।
तो ऐसा करके है तो किसी को लड़ना चाहिए कि भाई बिंद के लिए हमको वोट चाहिए। जनता यदि मोहर लगाती है तो स्वाभाविक तौर पर उसको ऐसा लगेगा कि ये विचार ठीक है। विधायक निधि को लेकर एक हमेशा विधायकों में एक चुभता हुआ प्रश्न भी मैं पूछूंगा आपसे कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए विधायक ये कहते हैं कि उन्हें कहीं ये कहा जाता है कि इस क्षेत्र को आप इतना दो, इस क्षेत्र को इतना दो, और विधायक निधि का विधायक अपने तरीके से वितरण नहीं कर पाते हैं, जिससे उन्हें क्षेत्र के मतदाताओं को करने में दिक्कत आती है। वहीं अब जनसंपर्क निधि में शादी में, ब्याह में कोई की घटना दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो विधायकों से लोग ये अपेक्षा करने लगे हैं कि वो उनकी मदद करें। और अभी पिछले कुछ 5-7 सालों में ये विसंगति लगातार सुनने में आती है कि विधायक अपनी विधायक निधि में जिस तरीके से बंधन लग रहे हैं या उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसमें और खुलापन चाहते हैं। आपने एक कमेटी भी बनाई है, तो इसमें आपके मन में क्या होना चाहिए कि विधायकों को किस तरीके से विधायक निधि छूट मिले खर्च करने अभी की? सदस्य सुविधा के भीतर जो समिति का निर्माण हुआ उसमें ये चर्चा हुई है, मैं भी उसके पक्ष में हूँ। विधायकों का कहना ये है कि जो हमको 1,85,00,000 या 2 करोड़ मिलता, 15 लाख शिक्षा अनुदान का, अभी सरकार ने, शिवराज जी ने सरकार आने के बाद 50 लाख कर दिया था उसको। तो वो उनकी मांग है कि 50 लाख अब इसको नियमित रखा जाए शिक्षा में, शिक्षा अनुदान में, और जो 1,50,00,000 बढ़ता है उसको बढ़ाया जाए। बढ़ाया इसलिए जाए कि जिस तरह से चीज़ों के दाम बढ़ गए, हर चीज़ का दाम बढ़ा हुआ है, माने सीमेंट का बढ़ा, छड़ का बढ़ा, गिट्टी का बढ़ा, ढुलाई बढ़ी, मजदूरी बढ़ी, तो जो काम कम पैसे में हो सकता था उसमें ज़्यादा लगता है। तो ये चाहते हैं कि उसका निधि का ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाए, ज़्यादा मिल जाए, उनको काम करने का अवसर मिले। तीसरा ये चाहते हैं वो कि विधायक निधि से अभी तक जो योजना समितियों की जो योजना का उनका अड़ंगा है, वो अड़ंगा ये कि विधायक केवल नए काम का पैसा दे सकता है, वो मरम्मत के कामों को नहीं दे सकता। विधायक अपने क्षेत्र में जाता है, उसको ऐसा लगता है कि किसी स्कूल की बिल्डिंग की छत गिरी हुई है, तो यदि हम 50,000 1 लाख दे दें तो इसकी बन जाए, वो उसको नहीं देने का अधिकार नहीं है। नई बिल्डिंग का कहें वो नई बिल्डिंग बना दो। हम जगहों में जाते हैं और देखते हैं कि हैंड पंप बिगड़ा हुआ है और 10,000 में बन जाएगा, हमको वो अधिकारिता नहीं कि हम 10,000 रुपये उसको सैंक्शन करके नया हैंडपंप को हम दे देंगे, नया हैंडपंप खुद जाएगा, पुराना हैंडपंप उसको हम 10,000 का पाइप नहीं बदल सकते हैं। तो विधायकों की मांग ये है कि इस तरह की छूट मरम्मत के कार्यों में भी हमको दी जाए, और वो उस जो दायरा है उस दायरे को हटा लिया, जो दायरा बंदिश का दायरा है उसको बाहर कर दिया जाए और विधायकों को ये पूरी तरह से छूट मिले। इसलिए विधायक ये चाहते हैं कि इसमें संशोधन हो और ये हमको मिले काम करने का अवसर। पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि बिना चर्चा के कानून बन रहे हैं और हो हल्ले के बीच में कानून पास हो रहे हैं। जो कानून बन रहे हैं वो आम जनता के ऊपर लागू होते हैं और उनमें कई बार इतनी विसंगतियां होती हैं कि उन्हें तुरंत ही बार बार बदलना पड़ता है, या जो कानूनों की एक लंबी होनी चाहिए, एक जनप्रतिनिधि के नाते जब आप अपनी बात रखते हैं उस कानून के पक्ष में, तो मैं ये आज आपसे बहुत संवेदना के साथ ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि यदि जो कानून बन रहे हैं, जो जनता के ऊपर लागू होने जा रहे हैं, यदि वो बिना चर्चा के पास हो जाते हैं और उनके गुण दोष में कोई चर्चा नहीं होती, जो विधायक का भी एक अधिकार है कि वो अपनी बात रख सके, तो जब भी कोई विधेयक आते तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक विधेयक में हम 4 घंटे या 2.5 घंटे की चर्चा के बिना इसको पास नहीं करेंगे? ऐसी कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए? नहीं, इसमें मैं भी इस पक्ष में हूँ, और अभी ये हमारे स्पीकर से सम्मेलन हुए थे शिमला में, मैं गया था उसमें जी। मैंने ही मुखरता से इस सवाल को उठाया था, और मुझे खुशी है कि बाद में एक विषय को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी वही राय दी। राय ये थी कि खास तौर पर उन कानूनों को जिसमें दंडिक प्रावधान होते हैं जी, किसी को दंड देने का, मृत्यु दंड देने का अधिकार आने वाला कानून है जी, या आजीवन कारावास करने वाला कानून हो रहा है, वो बिना बहस के यदि पास होता है, कानून बनता है, तो न्यायालय तो जो कानून पास होगा उसके हिसाब से काम करेंगी वो जी जी जी। तो उन कानूनों की बारीकियों का अध्ययन हो और तमाम लोगों के विचारों का समावेश हो, तो कहाँ बनेगा? बाहर तो मैदान में बनता नहीं, जनता के बीच में नहीं बनता, कानून बनता है विधानसभा या लोकसभा के भीतर। इसलिए मैं हमेशा से पक्षधर रहा हूँ कि ऐसे कानूनों को एक लंबी चर्चा के बाद, तमाम लोगों के विचार समावेश के बाद, उनके सुझावों को सम्मिलित करते हुए तब ये कानून पास हो,
ऐसा कानून यदि पास होगा तो मैं ऐसा समझता हूँ कि तब सामाजिक स्वीकार्यता उस कानून की ज्यादा होगी। इसमें सरकार और विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। सरकार चाहती कि कम से कम समय पे हमारा ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए, या राजनीतिक प्रतिस्पर्धा उनको ऐसा मौका नहीं देती है कि जिनके कारण ये हम बिना चर्चा के पास करने पड़ते हैं। तो इसमें आपकी भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है कि सरकार जैसे सत्र कम दिनों के बुलाती है, और कम दिनों के सत्र में देख रहा था कि 2003 में हमारे यहाँ जो सत्र बुलाए जाते थे करीब 280-90 दिन के होते थे, और अब वह सत्र की संख्या घट के 150, 60, 70 के बीच में हो गई। तो ये सत्र क्यों घट रहे हैं, और विधायकों की जो स्वतंत्रता था, जो विधानसभा के माध्यम से वो अपनी पूरी जनता की भावनाओं को सामने ला पाते थे, उनके काम करा पाते थे, और उससे विधायकों की लोकप्रियता भी बढ़ती थी। लेकिन अब जैसे जैसे बैठकें कम होती जा रही हैं, उन्हें विचार विमर्श का समय कम मिल रहा है, और शासन और एक जनप्रतिनिधि के बीच में दूरियां भी बढ़ रही हैं। तो इसको पाटने का आपके मन में कोई विचार? उसमें भी एक सवाल आया था। शिमला भी पूरे स्पीकर की माने पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था सर। उसमें भी एक विचार आया था कि संवैधानिक बाध्यता हो विधान, अभी क्या है 6 महीने के भीतर विधानसभा को बैठक आहूत करना, ये बाध्यता है संवैधानिक। वहां पर प्रस्ताव इस तरह के विचार आए कि लोकसभा मिनिमम 100 दिन साल में, बड़ी विधानसभाएं 90 दिन, छोटी विधानसभाएं 60 दिन, संवैधानिक व्यवस्था हो कि इतने दिन चलना उनको, और उसमें से 6 महीने की अवधि हटा करके 3 महीने करना, 3 महीने में एक बार विधानसभा का सत्र आहूत हो, ऐसा करके उसमें विचार आया है। यदि 100 दिन और 90 दिन और ये 60 दिन का हो जाए, और हमारे ओम बिड़ला भी शामिल थे, वो भी इस विचार से सहमत थे कि ऐसा होना ही चाहिए। फिर अभी लोक सभा में लोक लेखा समितियों के सभापति का एक सम्मेलन था, मैं भी उसमें गया था जी। हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने भी इस बात को विचार करते हुए इसको प्रस्ताव के रूप में रखा उन्होंने, 100 दिन, 90 दिन, 60 दिन का। तो सबकी इच्छा है कितने दिन हो जाए। अब उसमें जहां तक समय का सवाल है, तो अभी तो फिलहाल हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कोरोना के कारण भी कई बार गड़बड़ियां हुई हैं। अब जैसे किसी चीज को लेकर के सरकार अपना प्रस्ताव लाती, विधेयक को पास कराना चाहती है, बजट को पास कराना चाहती है, विभागों के अनुदान मांगों को पास कराना चाहती है, अनुपूरक को पास कराना चाहती है, तो उसमें हम जब बैठते हैं वहां पर संयुक्त रूप से, तो उसमें सारे विषयों पर चर्चा के लिए समय अलॉट करते हैं, और सब सहमत होते हैं। मैंने सर्वदलीय बैठक कार्य मंत्रणा समिति में, हाँ, कार्य मंत्रणा समिति, मैंने सर्वदलीय समिति कह सकते, कार्य मंत्रणा में अपन तय करते हैं। अब वहां जाने के बाद, विधानसभा के अंदर जाने के बाद, यदि कोई भी पक्ष या कोई व्यक्ति, कोई माननीय सदस्य यदि विधानसभा को नहीं चलने देता, तो फिर अपनी मजबूरी हो जाती है। तो केवल दिन से, मैं हमेशा इस बात के लिए कहता रहा हूं कि विधानसभा के दिनों को तारीखों से मत गिनती करो कि 1 से 13 तक चली, उसको समय से गिनती करो। यदि ऐसा लगता है कि हमारे पास 13 दिन की विधानसभा आई, 10 दिन की विधानसभा आई, तो हम 11 बजे से 5 बजे तक बैठते हैं, आप तय कर लो हम 8 बजे तक बैठेंगे, 9 बजे तक बैठेंगे, 10 बजे तक बैठेंगे। हम उस कार्य को, अवधि को बढ़ा करके ज्यादा चर्चाओं को सम्मिलित कर सकते हैं, पर ये दोनों पक्ष को सहमत होना पड़ेगा। बिना दोनों पक्ष के सहमत हुए ये स्पीकर को भी शायद ये अधिकार नहीं है, जब कोई बैठेगा नहीं तो हम 9 बजे तक बैठ के हम क्या करेंगे, बैठना दोनों पक्ष को पड़ेगा। कांग्रेस ये आरोप लगाती कि भाजपा शासित राज्यों में सबसे कम अवधि के सत्र होते हैं। ये प्रश्न आपसे मुझे पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए नहीं पता, आप एक विधानसभा अध्यक्ष हैं, भाजपा के तो है नहीं, लेकिन ये पिछले कई बार ये वो आवाज उठ के आती है कि जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां सत्र सबसे कम अवधि के बुलाए जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये जिस तरीके से राजनीतिक उद्देलना है, पक्ष विपक्ष के बीच में एक प्रतिस्पर्धा होती है, और वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि उनमें समन्वय ना हो पाने के कारण सत्र कम हो रहे हैं। फिर भी इसका कोई ऐसा निराकरण हो सकता है कि आगे चल के विधायकों का जो संवैधानिक अधिकार है, जो उनकी अपनी जवाबदेही मतदाताओं के प्रति है, वो पूरी हो सके? ये शायद कहना ठीक नहीं होगा। अभी इसी में जो सत्र हुआ हमारा 5 दिन का हुआ, छत्तीसगढ़ का भी उठा के देख लीजिएगा, कांग्रेस शासित राज्य है, वहां भी इससे भी कम हुआ शायद। मैं उसमें दूसरी बात कहना चाहता हूँ, उसमें मैं कहना ये चाहता हूँ कि विधानसभा को उसके एक चर्चा के लिए मंच की तरह उसका उपयोग करना, या ऐसा करने लगे तो फिर समय की कमी नहीं होगी।
और स्वाभाविक तौर पर उनकी तारीखें बढ़ाना है, उनको लंबा करना है, तो संवैधानिक संशोधन से ही हो सकता है। और ऐसा करके हम समझते हैं कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी इसमें सहमत है, वो भी एक आखिरी सवाल कि विंध्य प्रदेश को लेके या विंध्य के विकास को लेके अध्यक्ष के रूप में आपके मन में कौन कौन सी कल्पनाएं हैं, वो हम अपने दर्शकों को वहां तक भेजना चाहते हैं। विंध्य क्षेत्र के लिए मेरी प्राथमिकता जो है, एक मैं कैंसर अस्पताल चाहता हूँ, रिसर्च सेंटर है, कैंसर अस्पताल मिल जाए, एक कन्या विश्वविद्यालय हो जाए, वहाँ ट्रेनों की आवाजाही और हो जाए, मतलब ट्रेन की हमारी कनेक्टिविटी ज़्यादा तेज हो जाए, रीवा से सिंगरौली पार होने वाली ट्रेन की लाइन ठीक से जल्दी बन जाए, एयर कनेक्टिविटी हो जाए, जिससे चिकित्सकों को लाने में, तमाम सारे लोगों को लाने में हमारा ज़बरदस्त टूरिज्म है। वहाँ हमारे पास ही व्हाइट टाइगर कहीं है तो हमारे पास है, पर हम उनको बाहर के लोगों को नहीं बुला पा रहे हैं, इसलिए कि उनके पास एयर कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए वो उस दिशा में आ नहीं रहे। तो एयर कनेक्टिविटी ठीक हो जाए, जो बनने की लगभग तैयारी उसकी है, बनी रहा है, आएंगे लोग, ट्रेन वाला भी लगभग हो रहा है, कई ट्रेनें की मांग की है, वो भी हो रहे हैं। तो ये 4-5 चीज़ें हो जाए और बाण सागर का पानी या बरगी जो कैनाल आ रही है, इसको जल्दी से तोड़ करके हमारे इस पार्श्व के भीतर गंगा बेसिन की तरफ भी उसका पानी आ जाए, तो बहुत सारे खेतों की सिंचाई। प्राथमिकता ये हो कि 1 इंच भी जमीन बिना पानी के नहीं रहे सिंचाई के, तो ये हो जाना चाहिए। यही मेरी प्राथमिकता है। आज गिरीश गौतम जी से EMS टीवी की चर्चा हुई, जिस मुखरता के साथ उन्होंने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, निश्चित रूप से एक विधानसभा अध्यक्ष के रूप में और एक आम मतदाताओं तक आपकी जो दृष्टि जा रही है, इसका लाभ मिलेगा। EMS टीवी की तरफ से आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।